आज का वीडियो थोड़ा डिफरेंट, थोड़ा रियल और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आज हम जा रहे हैं नोएडा, नॉट फॉर शॉपिंग, नॉट फॉर फूड, बट टू मीट एंड टॉक टू द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। ये वो लोग हैं जिन्हें सोसाइटी ने तालियों और तानों के बीच बांध दिया है। इस वीडियो में हम उनसे डायरेक्ट बात करेंगे और इस वीडियो के माध्यम से हम उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। सो अगर आप ओपन माइंडेड हो और रियल स्टोरीज सुनना चाहते हो, देन स्टे टिल द एंड। चलिए नोएडा चलते हैं सच को करीब से जानने। हेलो, मेरा नाम काजल है और मैं एज ए ट्रांसजेंडर नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन में जॉब करती हूँ और मैं नोएडा में रहती हूँ और मुझे घूमना फिरना बहुत पसंद है। नमस्ते सभी को, मेरा नाम रामकली है और मैं नोएडा में अपना ऑर्गेनाइजेशन चलाती हूँ, बसेरा सामाजिक संस्थान। बेसिक में LGBT कम्युनिटी जो भी मेरे बहन भाई है उनके लिए काम करती हूँ। नमस्ते, मेरा नाम कन्नू है, मैं नोएडा में रहती हूँ। मैं टोली बधाई का काम करती हूँ, जहाँ बच्चा होता है वहाँ जाती हूँ, जहाँ शादी होती है वहाँ जाती हूँ। नमस्ते, मेरा नाम साशा है और मैं टीचिंग का काम करती हूँ। मैं होम ट्यूशन बच्चों को पढ़ाती हूँ। आपको आपकी पहचान कितनी मायने रखती है? तो मेरी पहचान ही मेरा सब कुछ है। मैं अपनी पहचान को लेके खुश हूँ। जो उस परमात्मा ने मुझे जो बॉडी दी है, जो मुझे जेंडर दिया है, मैं उसके साथ खुश हूँ और उसका शुक्र अदा करती हूँ कि उसने मुझे एक इंसान बनाया है। लेकिन ये लोगों की सोच है कि ज़रा सी बॉडी में कमी होने की वजह से, जेंडर अलग होने की वजह से लोग हमें अलग समझते हैं। मैं खुश हूँ, मुझे परमात्मा ने बनाया है, मुझे वो ताकत दी है, माइंड दिया है, अच्छी शक्ल दी है, बॉडी दी है। मैं बहुत खुश हूँ। जी, आप बहुत सुंदर हो, आई मस्ट टेल यू। अच्छा, एक बात आप बताइए, जैसे आपने बोला कि लोग आपको अलग समझते हैं, ठीक है, तो लोगों के पास आपकी पहचान तो बाद में गई। जब आपको आपकी पहचान के बारे में पता चला तो आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था उस दिन? तो कहीं ना कहीं मेरे पेरेंट्स भी जो है वो समाज का हिस्सा है, जो मेरे बहन भाई है वो भी समाज का हिस्सा है। और हमेशा अगर फैमिली एक्सेप्ट भी करना चाहती है और वहाँ के फैमिली मजबूर हो जाती है। आज भी जब हमारे घर वाले शादी में जाते हैं, किसी फंक्शन में जाते हैं, तो हमें घर में छोड़ के जाते हैं। क्यों? क्योंकि मेरी फैमिली को समाज में रहना है। हम इस चीज़ को नकारते भी नहीं है कि आप समाज का हिस्सा हो, लेकिन उसी समाज से हम भी आए हैं। कहीं ना कहीं जो एक सोच है ना, वो उसने मुझे अलग किया है। तो जैसे आप अपनी पहचान के बारे में इतना क्लियर हो, है ना, तो अभी अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहें तो आपके पेरेंट्स ने आपको अभी अपनाया है या नहीं अपनाया है? बस एक क्लियर कट आंसर मुझे दे चाहिए। नहीं। कोई ऐसी बचपन की याद जो आपको बहुत खुशी देती हो? ये मत पूछो आप, क्योंकि खुशी देने वाला तो कोई पॉइंट ही नहीं है। जब पता चलता है कि हम ट्रांस है, हमें नहीं पता होता। क्योंकि बचपन की अगर मैं बात याद करती हूँ तो वो ज़िंदगी के पल जिसमें मुझे पढ़ना लिखना था, जिसमें मुझे आगे बढ़ना था, वो टाइम मैंने कहीं और ही बिताया है। और शायद अगर मेरी फैमिली अगर ये सोच रखते कि कोई कुछ भी कहे, मेरा बच्चा है, हमें इसको पढ़ाना है, हमें इसको आगे बढ़ाना है, तो शायद मैं आज किसी और अच्छी पोजीशन पे बैठी होती। आपने जो भी कहा उसको बोलने में ही बहुत हिम्मत लगती है ना। आप मुझे ये बता सकती हैं क्या कि आपने कहाँ तक की पढ़ाई करी है? मैंने 10th तक किया है। उसमें भी मेरे साथ यही हुआ है कि पढ़ने के लिए मैं जाती थी किताब लेके, लेकिन मेरे जेंडर से लोगों को प्रॉब्लम होती थी। कितना डिफिकल्ट होता है जब हम 5 रुपए 10 रुपए के लिए किसी के आगे हाथ फैलाते हैं। जो आप बात बोल रहे हो 5 रुपए 10 रुपए के लिए हाथ फैलाते हो सिग्नल पे, चूंकि आप उस चीज़ से अवेयर हो, तो क्या कभी आप उनसे जा करके खुद से बात करके अपनी संस्था में आपने जोड़ने की कोशिश करी है? ऐसे बहुत सारे लोग हैं और मैं ये पॉइंट बोलना चाह रही थी यहाँ पे कि हम ये चीज़ करके पेट भरते हैं, लेकिन क्यों करते हैं? समाज ने कभी इस चीज़ को देखा? अगर समाज हमें एक्सेप्ट करे, हमें पढ़ने का मौका मिले, हमें काम करने का मौका मिले, तो शायद हम वहाँ पे खड़े हुए नज़र नहीं आए। अभी हम बात करते हैं इक्वलिटी की, तो इक्वलिटी इस तरीके से आएगा जब हम आपको कहीं ना कहीं बैठे हुए नज़र आएंगे, जॉब करते हुए नज़र आएंगे, है ना? जी बिल्कुल, ये बहुत आपका जो थॉट प्रोसेस है बहुत ही इम्प्रेसिव है। अच्छा, आप एक चीज़ मुझे ये बताएं कि आपको कब पता चला, जैसे आप पहले से लड़के के शरीर में लड़की थी या लड़की के शरीर में आप लड़का थे, तो इसके बारे में थोड़ी सी क्लैरिटी अगर आप चाहें कंफर्टेबली तो आप बता सकते हैं। मैं पैदा हुई एक लड़के की बॉडी में, ठीक है, बट धीरे धीरे करके जब बड़ी हुई, वहाँ पे मुझे नहीं पता था कि मेरे अंदर एक लड़की है और मुझे लड़कियों की तरह काम करना, लड़कियों के छत में जाके बैठना पढ़ने के लिए, लड़कियों के साथ खेलना, अपने आप को लड़की की तरह रखना मुझे पसंद था और मैं अपने आप को लड़की ही देखना चाहती थी। और मैंने
ज़िंदगी के कुछ साल ऐसी जगह बिताए जिनको मैं याद करते हुए भी डरती हूँ। बहुत सारे ऐसे ट्रांसजेंडर्स हैं। अब चूंकि सबका पेट पालना बहुत मजबूरी होती है, तो पेट पालने के लिए वो सेक्स वर्कर्स बन जाते हैं थोड़े से पैसे के लिए। तो क्या आपको कभी उस तकलीफ से गुजरना पड़ा, या फिर आप कोई अभी गुजर रहा है तो उसको आपने रेस्क्यू किया है, ऐसी कोई वाकया है? बहुत सारे मेरे बहन भाई हैं। देखिए, हमारा सेक्स वर्क करना आपको नज़र आ रहा है ना, हमारा सिग्नल मांगना आपको नज़र आ रहा है, हम क्यों वहाँ पे खड़े हैं वो नज़र नहीं आ रहा है। आपको कभी ये सेक्स वर्क करने की ज़रूरत पड़ी? मैंने शुरुआती सेक्स वर्क से की है और मुझे कोई भी इस चीज़ में मैं कभी शर्मिंदा नहीं होती कि मैंने सेक्स वर्क करके खाया है, क्योंकि जिस वक्त मुझे भूख लगी थी मैं सेक्स वर्क करने के लिए गई थी और वहाँ से मैं 35 रुपीज़ कमा के लेके आई थी और उस पैसे का मैंने खाया था। अच्छा। और वो खाना खाया तो मुझे मेरी ज़िंदगी मिली, मुझे मेरी बॉडी वापस मिली। अगर मेरे पेट में खाना नहीं होता शायद मैं मर भी सकती थी। बेशक बेशक। तो अभी जैसे आपने सेक्स वर्क आपको मजबूरी में करना पड़ा, लेकिन अभी चूंकि आप बहुत अच्छी संस्था से जुड़ी हुई हैं, बसेरा सामाजिक संस्थान, तो क्या अभी भी आपको वो करना पड़ता है या अभी नहीं उसको करने की जरूरत? अभी नहीं करना पड़ता। और अभी तो बहुत सारे मेरे भाई बहन ऐसे हैं जो वहाँ से निकल के अच्छी अच्छी जगह पे जॉब कर रहे हैं। मैं चाहूंगी कि आप उनको रेस्क्यू करें। बिल्कुल। तो ऐसे बहुत सारे आपको देखने के मिलेंगे कि सिग्नल छोड़ के आज मेरे भाई बहन रेड क्लिफ लैब में काम कर रहे हैं, मेरे भाई बहन, और अमेज़ोन में काम कर रहे हैं। आप देखेंगे न्यूबो बस उसके अंदर काम कर रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट तक मेरे भाई बहन अभी बैठे हुए हैं। तो ये मेरे लिए गर्व की बात है। जब मैं यहाँ पे मैंने बहुत सारी कंपनियों में काम किया, मैंने झाड़ू पोछा लगाया, मैंने टॉयलेट साफ किया, मैंने वो भी किया, लेकिन 10 दिन 15 दिन से ज़्यादा मुझे किसी ने नहीं रखा, कोई सहारा नहीं था देने के लिए। तब मैं सेक्स वर्क करने के लिए गई और वहाँ से मैंने एक चीज़ सीखी, जो लोग मुझे वहाँ पे धिक्कारते थे वही लोग वहाँ पे पैसे लेके मेरे पास आते थे। समाज का ये भी एक भद्दा चेहरा है। बिल्कुल वही समाज है। अगर शायद उस समाज ने मुझे उस टाइम पे काम करने दिया होता, ये नहीं बोला होता कि आपकी वजह से माहौल ख़राब हो जाएगा या आपकी वजह से लोगों की सोच दूसरी हो जाएगी कि यहाँ पे तो एक हिजड़ा काम कर रहा है, किन्नर काम कर रहा है ना, तो शायद मुझे वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, ये तो बात सत्य है। पहले अपनी पहचान बताएं। मेरा नाम साशा है और मैं प्रोफेशन से टीचिंग का काम करती हूँ। तो आप टीचिंग का काम कर रहे हैं, आप थोड़ी सी अपनी एकेडमिक क्रेडेंशियल्स बता सकती हैं? एकेडमिक क्रेडेंशियल्स मेरी जितनी भी पढ़ाई है ग्रेजुएशन के बाद मेरी एनजीओ के थ्रू हुई है, जो मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, बीएड किया है, और आगे भी मेरा भी जो लास्ट स्ट्रीम है पीएचडी करने का है, क्योंकि मुझे अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना है। तो मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे डॉक्टर साशा जान के नाम से जाने। बेशक आपके सपने इतने बड़े हैं और ज़रूर साकार होंगे, और आपकी एकेडमिक क्रेडेंशियल्स जो है वो बहुत ही इम्प्रेसिव है। कुछ ऐसी चीज़ है क्या जो समाज के बारे में आप बताना चाहेंगे जिससे आप सहमत नहीं हैं? समाज के बारे में देखिए, मैं यही कहना चाहूँगी कि हम लोगों को घर जल्दी नहीं मिलते हैं। रेंट पे जब हम लोग रहते हैं तो लोग हमें जज करके घर देते हैं। कोई हमारी फीलिंग्स को नहीं समझता है। हर किसी को मतलब समाज एक ही आकलन से आंकता है कि मतलब ये लोग भी उन्हीं की तरह बधाई मांगेंगे या फिर ये लोग भी सेक्स वर्क करेंगे। वो तभी हो पाएगा कि जब हम अपने बारे में लोगों को बताएंगे कि हम क्या करते हैं और हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं। साशा, आपने बोला आप बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हैं, है ना? तो क्या जब आप बच्चों को पढ़ाने जाती हैं तो उनके पेरेंट्स का रवैया आपके साथ फ्रेंडली रहता है या फिर वो भी आपको जज करते हैं? देखिए, फर्स्ट टाइम में तो वो लोग भी थोड़ा हिचकते हैं कि मतलब पता नहीं कैसे हैं, कैसे नहीं रहेंगे, है ना। 1 या 2 दिन का ट्रायल भी देना पड़ता है कि बच्चे कंफर्टेबल हो पा रहे हैं, नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे जब ये सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं तो वो एज अ फैमिली मेम्बर मान के ट्रीट करते हैं। आगे मुझे वो रेफरेंस भी देते हैं, अपने और 4 लोगों को बताते हैं कि आप उनसे पढ़ाओ, वो अच्छा पढ़ाती हैं। आप टीचिंग में हैं, आपको पीएचडी करना, कभी आपने सोचा कि आपको बीएड भी कर लेना चाहिए? बीएड मैंने इसीलिए किया था क्योंकि मुझे टीचिंग लाइन में ही जाना था, क्योंकि मुझे पता था कि ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन, देन उसके बाद में बीएड या बीटीसी। तो मैंने बीएड चूज़ किया था, 2 साल का कोर्स होता है। उसके बाद सीटेट के बाद में अब निकल चुका है, जब तक वैकेंसी निकलेगी तब तक मैं फिल करूँगी, और देन लास्ट पीएचडी। मीन्स आप सीटेट क्वालिफाइड हो? हाँ जी, सीटेट क्वालिफाइड हूँ। फ्रेंड्स, शी इज सीटेट क्वालिफाइड कैंडिडेट एंड इट्स रियली कमेंडेबल। जो हमारी कम्युनिटी के बच्चे सुसाइड कर लेते हैं
तो एक उन लोगों के लिए मैसेज है कि वो लोग गलत राह पे न जाके एनजीओ से जुड़े, क्योंकि एनजीओ उनको एक सही राह दिखा के उन्हें आगे बढ़ा सकता है, उनकी लाइफ सेट कर सकता है। आपने जो भी बात कही एनजीओ से जुड़ने की और जो भी आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड है, तो क्या ये एजुकेशन आपके पेरेंट्स ने आपको दिलवाया या फिर एनजीओ ने आपको दिलवाया? ग्रेजुएशन तक मेरा पेरेंट्स के साथ था, बट मेरा आना जाना बहुत कम रहा है फैमिली के थ्रू। तो बस ये था कि ग्रेजुएशन में मैं जाती थी, फैमिली में मतलब इतना उठना बैठना नहीं है, और एकेडमिक जो लास्ट रही है बीएड वो सब एनजीओ के थ्रू स्कॉलरशिप बेसिस पे। थैंक यू सो मच साशा, आपकी सोच, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन समाज के लिए एक मिसाल है। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट और आप जीवन में बहुत अच्छा करें। और आप जिस दिन आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाए मेरे को आप कॉल करके बताना ज़रूर, मैं फिर से आऊँगी डॉक्टर साशा से मिलने के लिए, है ना? आप अपना नाम बताएंगे? नमस्ते, मेरा नाम तन्नू, मैं नोएडा में रहती हूँ। तन्नू, आप जब नोएडा में रह रहे हो, इतना शोर भरा माहौल है, थोड़ा सा तेज़ आप मुझे बात करो। हाँ जी मैम। ओके सो तन्नू, आप मुझे ये बताइए कि कुछ ऐसी चीज़ है जो समाज ने आपके साथ अच्छी की हो और कुछ ऐसी चीज़ जो समाज ने आपके साथ बुरी की हो। जैसे भी हैं, समाज को एक्सेप्ट करना चाहिए, नहीं किया समाज की वजह से घर परिवार वाले भी हमें छोड़ देते हैं। 4-5 साल बात नहीं किया, समाज को ना देखते हुए मुझे एक्सेप्ट किया। आज जैसी भी हूँ मैं अपने घर जाती हूँ। आप कहाँ की रहने वाली हैं? मैं इलाहाबाद की रहने वाली हूँ, मैं नोएडा में रहती हूँ। उम्र के किस पड़ाव में आपको आपके घर को छोड़ना पड़ा? मैं करीबन 11-12 साल की, मतलब शुरू से ही हमारी फीलिंग ही लड़कियों में थी। अच्छा, मतलब आप बाय बर्थ जो है वो लड़का थी और बाद में आप लड़की बनी। हाँ। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि आपको अपने आप के अंदर सबसे अच्छी क्या बात लगती है? मैं जैसे भी हूँ मैं बहुत खुश रहती हूँ अपने आप में, यही मुझे अच्छा लगता है। मैं अपने आप को देख के चलती हूँ कि मुझे कैसे चलना है और कैसे रहना है, समाज को नहीं देखती। ये आपने बहुत ही अच्छी बात कही। भगवान में आपकी आस्था है? हाँ, भगवान की मैं बहुत मानती हूँ। हमारे भोलेनाथ जी हैं, खाटू श्याम जी हैं, राधा रानी जी, हम बहुत मानते हैं। और जैसा कि आपने बोला भोलेनाथ और राधा रानी, तो वृंदावन गए हो आप? हाँ, वृंदावन जाती हूँ, खाटू श्याम गई हूँ, भोलेनाथ जी की पूजा ही करती हूँ घर में। तो कभी ज्योतिर्लिंग का दर्शन आपने किया? नहीं, अभी तो नहीं किया। भगवान करे कि आपको बहुत जल्दी दर्शन हो। अगर आप ऊपर वाला भगवान भोलेनाथ मुझे जल्दी से बुलाए, मैं सोची हूँ कि इस साल जाऊंगी 2026 में, कि आप भोलेनाथ के दर्शन भी करके आए और आप ऐसे ही खुश रहें। दुआ भी करूंगी मैं वहाँ जाकर। प्लीज आप दुआ करें। आपको सबसे ज्यादा खुशी किस बात से मिलती है? मुझे सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है कि मेरे घर वाले मुझे जैसे भी हूँ एक्सेप्ट करते हैं। ट्रांसजेंडर होना कोई चॉइस नहीं है, लेकिन उन्हें इग्नोर करना हमारी चॉइस होती है। और आज अगर ये स्टोरीज आपके दिल तक पहुंची हैं तो प्लीज़ इन्हें यहीं मत छोड़िए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ये आवाज़ और दूर तक जाए। और हाँ, ऐसे रियल स्टोरीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि चेंज की शुरुआत हम सबसे ही होती है। थैंक यू।